नमस्ते दोस्तों, आज हम मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का लास्ट पार्ट पढ़ने वाले हैं। आई होप आपने आगे के तीनों पार्ट्स देख लिए होंगे। अगर नहीं देखे तो मेरी चैनल पे जाके वो तीनों पार्ट्स को भी आप ज़रूर देख लेना। ओके, लेट अस स्टार्ट विद अकरेंस ऑफ मेटल्स। फ्रेंड्स, अर्थ के नॉलेज तो आपको होगा ही कि अर्थ डिवाइडेड इनटू मैनी पार्ट्स। द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज क्रस्ट, उसके अंदर मेंटल, देन आउटर कोर एंड इनर कोर। सो जो अर्थ क्रस्ट होता है वो मेजर सोर्स होता है मेटल्स का। सी वाटर के अंदर भी सम सॉल्युबल सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं लाइक सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, राइट। सो ये जो एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स होते हैं जो नेचुरली अर्थ क्रस्ट पे आकर होते हैं, इन्हें हम कहते हैं मिनरल्स। मिनरल्स कोई जगह पे बहुत ज़्यादा होते हैं और कोई जगह पे बहुत कम होते हैं, लेकिन जिसमें से हम प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं मेटल को, जिस मिनरल में से, ऐसे मिनरल्स को हम कहते हैं ओर्स। लेट्स हैव अ लुक ऑन सम मिनरल्स। ये देखो कुछ सल्फाइड मिनरल्स है जिसमें से हम लेड, कॉपर, जिंक वगैरह एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। और भी बहुत सारे मिनरल्स होते हैं। ये देखो, ये कुछ ऑक्साइड मिनरल्स है, हेमेटाइट, मैग्नाइट, लेमोनाइट। ये मिनरल ऑक्साइड मिनरल्स है आयरन के। एल्यूमिनियम के लिए बॉक्साइट, मतलब बॉक्साइट इज मिनरल ऑफ एल्यूमिनियम, जिसमें से हम प्रॉफिटेबली एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट करते हैं। अच्छा दोस्तों, आपको रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स का तो आइडिया ज़रूर होगा, जो हमने पार्ट 3 में डिस्कस किया था। अगर नहीं आपको याद है तो एक बार पार्ट 3 का वीडियो ज़रूर देख लो। जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स है वो सबसे ऊपर है, जो लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स है वो सबसे नीचे है। सो हम एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स करेंगे कैसे? सो हम ये रिएक्टिविटी सीरीज़ का नॉलेज यूज़ करके हम इजीली हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि हम मेटल्स को उनके ओर में से एक्सट्रैक्ट करें कैसे। सो मेटल्स हाई रिएक्टिविटी, लो रिएक्टिविटी एंड मिडल रिएक्टिविटी सीरीज़ में डिवाइडेड है। जो लो रिएक्टिविटी सीरीज़ के जो मेटल्स है लाइक कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये जनरली फ्री स्टेट में फाउंड होते हैं। कॉपर और सिल्वर तो कंबाइंड स्टेट एज देयर सल्फाइड एंड ऑक्साइड ओर्स में भी फाउंड होते हैं। अब जो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स है लाइक पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, ये बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, इसीलिए कभी भी फ्री स्टेट में फाउंड नहीं होते नेचर में। वो हमेशा किसी ना किसी के साथ होते हैं। और जो रहे मिडल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज़ में लाइक जिंक, आयरन, लेड, ये ऑक्साइड, सल्फाइड्स या कार्बोनेट ओर्स में फाउंड होते हैं। Important note, mostly the metals are present in their oxide form. You know why? क्योंकि ऑक्सीजन एक रिएक्टिव एलिमेंट है और वो अर्थ के ऊपर बहुत ही अबेंडेंट क्वांटिटी में प्रेजेंट है। बहुत ही बड़ा चैप्टर है, पता नहीं कब ख़त्म होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लेट्स डिस्कस अबाउट सेवरल स्टेप्स इन्वॉल्व इन एक्सट्रैक्शन ऑफ प्योर मेटल्स फ्रॉम देयर ओर्स. So summary of these steps are given in this figure and we'll discuss these steps one by one in upcoming sections. Okay. So सबसे पहले concentration of ore करना पड़ेगा, that is removal of some contaminations present in the ore. तो ये जो ores को जब हम अर्थ में से माइन करते हैं तो उसके अंदर कुछ impurities present होती है लार्ज क्वांटिटी में, like impurities like soil, sand, etc. These impurities are called gangue. सो एक्सट्रैक्शन शुरू करने से पहले हम इन इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करते हैं, इनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ को समझते हैं। अकॉर्डिंगली हम डिफरेंट सेपरेशन टेक्निक यूज़ करके इन इम्प्योरिटीज़ को सेपरेट कर देते हैं। तो सबसे पहले आते हैं वो मेटल्स जो एक्टिविटी सीरीज़ में सबसे लो है। इनको हम सिंपली हीटिंग से रिड्यूस कर सकते हैं और उनके ऑक्साइड से हम उनको सेपरेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल सिनाबार। सिनाबार इज़ अ ऑक्साइड ऑफ मर्क्यूरी सल्फाइड। ये देखो, ये जो आप फोटो देख रहे हो वो सिनाबार का है, जिसके अंदर से हम मर्क्यूरी को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। सिंपली आप मर्क्यूरी सल्फाइड को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करो, स्ट्रांगली हीट करो और हमें ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड मिल जाएंगे। और फर्दर हीटिंग हमें मर्क्यूरी ऑब्टेन हो जाएगा। देखा आपने कैसे हमने मेटल को एक्सट्रैक्ट कर दिया उसके सल्फाइड ओर से। और भी एग्जाम्पल है जो आपको आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में से मिल जाएंगे। सो गो थ्रू योर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक इन डिटेल वंस एटलीस्ट। ओके, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक है एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स इन द मिडल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज। कुछ मेटल्स ऐसे हैं जैसे आयरन, जिंक, लेड एक्सेट्रा, ये मॉडरेटली रिएक्टिव होते हैं एंड यूजुअली दे आर प्रेजेंट एज सल्फाइड और कार्बोनेट ओर्स इन नेचर। सो सबसे पहले हम सल्फाइड एंड कार्बोनेट्स को ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं। वाई? बिकॉज इट इज़ ईजी टू रिड्यूस ऑक्साइड फॉर्म टू मेटल रेदर देन सल्फाइड एंड कार्बोनेट ओर। सो दिस इज़ डन बाय द प्रोसेस ऑफ रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन। तो सबसे पहले रोस्टिंग, सल्फाइड ओर को हम ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ एयर। ठीक है, स्ट्रांगली हीट करते हैं हम सल्फाइड ओर को इन प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ एयर। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रोस्टिंग।
ऑन द अदर हैंड कार्बोनेट ओर को हम ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं, लेकिन हम यहाँ पे कार्बोनेट ओर को स्ट्रांगली हीट तो करते हैं लेकिन लिमिटेड ऑक्सीजन में, लिमिटेड एयर में, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कैल्सिनेशन। तो दोस्तों कंफ्यूज मत हो जाना, बस सल्फाइड एंड कार्बोनेट को ऑक्साइड में कन्वर्ट कर देना। एग्जाम्पल भी देख ही लेते हैं रोस्टिंग का, जैसे जिंक सल्फाइड को जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखो ऑक्सीजन का यूज़ कर रहे हैं, और कैल्सिनेशन के अंदर जिंक कार्बोनेट को ऑक्साइड में कन्वर्ट कर रहे हैं। रोस्टिंग में सल्फ़र डाइऑक्साइड फॉर्म हो रहा है, ऑब्वियसली सल्फ़र और थी इसीलिए, एंड कैल्सिनेशन में कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हो रहा है। नेक्स्ट, इन मेटल ऑक्साइड को हम रिड्यूस करते हैं मेटल में यूजिंग एजेंट्स लाइक कार्बन। लेट्स लुक एट एन एग्जांपल कि यही जो हमने ऊपर जिंक ऑक्साइड लिया है, अगर मैं जिंक ऑक्साइड को कार्बन के साथ रिएक्ट करूँगा तो मुझे मिल जाएगा जिंक एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। सो फाइनली आई ऑब्टेन्ड जिंक फ्रॉम देयर ओर्स। कहानी यहाँ पे ख़त्म नहीं होती, कभी कभी हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस का भी यूज़ करते हैं टू रिड्यूस मेटल ऑक्साइड्स टू मेटल्स। सो सम हाईली रिएक्टिव मेटल्स लाइक सोडियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम एक्सेट्रा का यूज़ किया जाता है एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, और ये ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं तो अपने से लेस रिएक्टिव एलिमेंट को वो रिड्यूस कर देते हैं। यहाँ भी हम रिएक्टिविटी सीरीज़ का यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखो मैंगनीज ऑक्साइड को अगर मैं एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करूँगा तो मेरे को मैंगनीज़ और एल्यूमिनियम ऑक्साइड मिल जाएगा, पर यहाँ पे बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है, और इतनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है कि यहाँ पे जो हमें मैंगनीज़ मिलेगा वो मोल्टन स्टेट में मिलेगा। क्या आप यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हो कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है और कौन रिड्यूस हो रहा है? हाँ, तो दोस्तों डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इतने हाईली एक्सोथर्मिक होते हैं कि यहाँ पे जो हीट इवॉल्व होती है वो इतनी ज़्यादा होती है कि जो हमें मेटल प्रोड्यूस होता है वो मोल्टन स्टेट में होता है। थर्माइट रिएक्शन के नाम से भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में बहुत बार, तो जान लो ये थर्माइट रिएक्शन क्या है। क्या आपने कभी रेलवे ट्रैक्स को ठीक होते हुए देखा है, उनका मेंटेनेंस वर्क होते हुए देखा है? ये एक एग्जांपल है थर्माइट रिएक्शन का। रेलवे ट्रैक्स के ऊपर आयरन ऑक्साइड की लेयर फॉर्म हो जाती है, क्रैक हो जाती है, तो एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करते हैं और एल्यूमिनियम आयरन को डिस्प्लेस कर देता है बिकॉज एल्यूमिनियम इज़ मोर रिएक्टिव देन आयरन, एंड ऑल्सो इट प्रोड्यूसेस ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट। इतनी ज़्यादा हीट की आयरन मोल्टन स्टेट में ऑब्टेन होता है। इसको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। सब बात करते हैं वो मेटल्स की जो रिएक्टिविटी सीरीज़ में सबसे ऊपर है। कार्बन इनको रिड्यूस नहीं कर सकता, दैट मीन्स इनके ऑक्साइड को रिड्यूस नहीं कर सकता टू देयर रिस्पेक्टिव मेटल्स। बाय बिकॉज इनकी एफिनिटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन ज़्यादा होती है रेदर देन कार्बन। सो हाउ दिस मेटल्स आर देन रिड्यूस्ड? तो दिस मेटल्स लाइक सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम इन्हें हम ऑब्टेन करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन से। इनके क्लोराइड फॉर्म को हम इलेक्ट्रोलाइसिस कर देते हैं तो हमें कैथोड पे मेटल डिपॉजिट मिल जाता है और एनोड पे क्लोरीन गैस लिबरेट होती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन को एक फिगर से समझ लेते हैं। यहाँ पे हमने सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन बनाया, उसके अंदर से करंट पास किया तो सोडियम क्लोराइड अपने रिस्पेक्टिव आयंस में ब्रेक हुआ। क्लोरीन नेगेटिव होता है तो वो एनोड की तरफ अट्रैक्ट हुआ, सोडियम पॉजिटिव होता है तो कैथोड की तरफ। क्लोरीन ने जो इलेक्ट्रॉन लूज़ किए वो सोडियम ने एक्सेप्ट किया। इस तरह से हमें मिल गई क्लोरीन गैस एंड सोडियम मेटल। सो आगे जो भी प्रोसेस करके हमने मेटल ऑब्टेन किए वो प्योर नहीं होते, इसीलिए हम अब इनको रिफाइन करेंगे। सो मेटल दैट आर ऑब्टेन्ड आर नॉट प्योर, सो वी नीड टू प्यूरिफाई इट, और इसको हम प्यूरिफाई करेंगे मेथड कॉल इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। लेट्स अंडरस्टैंड दिस मेथड बाय एन एनिमेशन। सो आगे जो हमने मेटल ऑब्टेन किया वो इम्प्योर फॉर्म में होता है। सो इन दिस प्रोसेस इम्प्योर मेटल को एनोड बना दिया जाता है और एक थिन स्ट्रिप ऑफ प्योर मेटल ले ली जाती है जिसे हम कैथोड बना देते हैं, और एक सॉल्यूशन लिया जाता है मेटल सॉल्ट का जो एज अ इलेक्ट्रोलाइट यूज़ होता है। यहाँ पे जो आप एक एपरेटस देख रहे हो उसके अंदर से हम जब करंट पास करते हैं तो इलेक्ट्रोलाइट ब्रेक होता है और प्योर मेटल जो एनोड होता है वो डिसॉल्व होता है इनटू इलेक्ट्रोलाइट, और इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ प्योर मेटल इलेक्ट्रोलाइट से डिपॉजिट होता है कैथोड में, और इम्प्योरिटीज़ कलेक्ट होती है एनोड के नीचे जो डिसॉल्व नहीं होती। इस इम्प्योरिटीज़ को बोलते हैं एनोड मड। ऐसा ही एक एग्जांपल और है जिसके अंदर हम सिल्वर को प्योरीफाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमने सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन ले लिया। ये देखो कैसे सिल्वर सॉल्यूशन में जा रहा है और इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ सिल्वर डिपॉजिट हो रहा है कैथोड पे। तो दिस प्रोसेस इज इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। ठीक है, तो अपना नेक्स्ट टॉपिक है कोरोजन। डू यू नो व्हाट कोरोजन इज? सो कोरोजन एक ऐसा प्रोसेस होता है जहाँ पे मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है बाय द अटैक ऑफ सर्टेन सब्सटेंस लाइक एयर, वाटर, एसिड एक्सेट्रा। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं कोरोजन के जो बहुत ही कॉमन है हमारे आसपास। यहाँ पे देखो सिल्वर के ऊपर ब्लैक कलर की सिल्वर सल्फाइड की लेयर फॉर्म हो गई है, दैट इज़ ड्यू टू रिएक्शन ऑफ सिल्वर विथ सल्फर प्रेजेंट इन द एयर। उसके बाद एक होता है कॉपर। कॉपर के ऊपर ग्रीन कलर की कॉपर कार्बोनेट की लेयर फॉर्म हो जाती है बिकॉज कॉपर मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है एंड कॉपर कार्बोनेट फॉर्म कर लेता है।
एंड द मोस्ट कॉमन रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है, तो मैनी अवर आयरन आर्टिकल्स जो हमारे आसपास है उसके ऊपर एक ब्राउन कलर की लेयर फॉर्म हो जाती है विच इज़ कॉल्ड रस्ट। ये सब एग्जांपल्स है कोरोजन के। सब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कंडीशंस अंडर विच आयरन गेट्स रस्ट। ये वही इमेज है जो आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में दी हुई है। यहाँ पे टेस्ट ट्यूब ए के अंदर जो आयरन नेल्स है वो रस्ट हो जा रहे हैं, जबकि बी एंड सी में आप देख रहे हो कि आयरन नेल रस्ट नहीं हुआ है, क्योंकि टेस्ट ट्यूब ए में आयरन नेल आर एक्सपोज टू बोथ एयर एंड मॉइस्चर, जबकि टेस्ट ट्यूब बी में एयर एब्सेंट है। वाटर बॉईल करने से क्या होता है, डिजॉल्व एयर रिमूव हो जाती है और एक लेयर फॉर्म कर दी हमने ऑयल की जो एयर को प्रिवेंट कर रहा है फ्रॉम एंटरिंग इनटू वाटर, जिसकी वजह से आयरन नेल रस्ट नहीं हुआ। और टेस्ट ट्यूब सी के अंदर नो मॉइस्चर, वाई बिकॉज हमने यहाँ पे जो कैल्शियम क्लोराइड यूज़ किया है वो एक कैल्शियम क्लोराइड ऐसी सॉल्ट है जो ड्राइंग एजेंट का काम करती है, वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेती है, इसीलिए यहाँ पे आप देख रहे हो कि आयरन नेल रस्ट नहीं हो रहे। हाँ, तो क्या हम कुछ ऐसा प्रोसीजर्स कर सकते हैं जिससे कोरोजन को प्रिवेंट कर सके? बिल्कुल कर सकते हैं। तो कोरोजन को प्रिवेंट करने के लिए हम पेंटिंग, ऑयलिंग, ग्रीजिंग, क्रोम प्लेटिंग, गैल्वेनाइजिंग वगैरह का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, आयरन के ऊपर हमने एक पेंट की लेयर फॉर्म कर दी जिससे कि आयरन रस्ट ना हो। यहाँ पे हमने ऑयलिंग कर दिया, ऑयलिंग भी क्या करेगा, कोरोजन होने से प्रोटेक्ट करेगा। यहाँ पे ग्रीजिंग के ऊपर हमने ग्रीस एक केमिकल यूज़ किया जिसकी वजह से उसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्म हो गई। एंड देन क्रोम प्लेटिंग, दैट इज़ प्लेटिंग ऑफ क्रोमियम ऑन आयरन। सो इसकी वजह से भी आयरन को डायरेक्ट एक्सपोजर नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से वो प्रोटेक्ट रहेगा। अभी जिंक की अगर हम एक प्रोटेक्टिंग लेयर लगा देंगे आयरन के ऊपर तो इस प्रोसेस को बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। सो गैल्वेनाइजेशन इज़ अ मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग स्टील एंड आयरन फ्रॉम रस्टिंग बाय कोटिंग देम विद अ थिन लेयर ऑफ जिंक। से एक और मेथड है जिससे हम कोरोजन को प्रिवेंट कर सकते हैं, दैट इज़ मेकिंग ऑफ एन एलॉय। सो एलॉयज आर द होमोजीनियस मिक्सचर्स ऑफ टू और मोर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, सो यहाँ पे हम मेटल्स एंड नॉन मेटल्स को एक फ़िक्स रेशियो में मिक्स कर देंगे, उनको मोल्टन स्टेट में कन्वर्ट करके, तो वो अलॉयज़ बन जाएंगे। और अलॉयज़ की जनरल प्रॉपर्टीज़ अलग होती है कंपेयर टू द ओरिजिनल एलिमेंट्स। सो जब मेटल्स को हम कंबाइन, जैसे प्योर आयरन जल्दी रस्ट होगा कंपेयर टू स्टील। ओके, सो यहाँ पे कुछ और एग्जांपल्स है अलॉयज़ के जो आपके बुक में भी दिए हुए हैं, जैसे amalgam, it is an alloy of mercury with silver or gold. Brass is alloy of copper and zinc. Bronze is alloy of copper and tin. और भी कुछ एग्जांपल्स है जो आपकी शायद बुक में दिए हैं, नहीं दिए, जस्ट गो थ्रू इट वंस। एक शोल्डर होता है एलॉय ऑफ लीड एंड टीन। क्या आपने गोल्ड के बारे में सुना है? सो गोल्ड 24 कैरेट, 22 कैरेट, 18 कैरेट। सो 24 कैरेट इज़ प्योर गोल्ड, जबकि 22 कैरेट एंड 18 कैरेट आर एलॉयज ऑफ गोल्ड, जिसके अंदर ज़्यादातर गोल्ड होता है एंड रेस्ट अदर एलिमेंट्स ऐड किए जाते हैं। तो फाइनली ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। अगर आपको कोई भी डाउट्स है, कोई भी क्वेश्चंस है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर टाइप कर देना। आई विल ट्राई टू सॉल्व ऑल योर डाउट्स। सो एंड ऑफ द चैप्टर। अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसे कैसे दोस्तों, आपको पता है एवरी एंड इज़ अ न्यू बिगिनिंग। ऐसे नहीं, यहाँ पे चैप्टर ख़त्म हुआ है, हमारी जर्नी ख़त्म नहीं हुई है। सो अब मैं मेरी बाइक चालू करूँगा और मैं यहाँ से जाऊँगा घर और आपके लिए दूसरे वीडियोस बनाऊँगा दूसरे चैप्टर्स के। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें। चलो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।